बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने एक नई तारीख रकम की है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। 72,500 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा। रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक्स और सीमेंट स्टॉक्स में हमने ज़्यादा रुझान देखा। फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स का जो सेंटीमेंट्स लेवल है उसके अंदर हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह IMF से मुस्बत मुज़ाकरात है। उसके अलावा FDI जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर आ रही है मुसलसल, और 100 इंडेक्स रोज़ाना अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाने पर गामज़न है। ये बड़ी खुशहाल बात है। आज फिगर्स इंट्राडे में हाई आपको मैं बता चुका हूँ कि 72,500 का था। फिर मार्केट में करेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग आई। मार्केट का अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ। 80 पॉइंट्स कमी के साथ 100 इंडेक्स का अख्ताम 71,000 सॉरी यार, यहीं से दोबारा करूं? अच्छा चलें दोबारा कर लेते हैं शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी मार्केट में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। 72,500 का लेवल 100 इंडेक्स ने ट्रेडिंग के दौरान क्रॉस किया। ये एक नई तारीख है। इसके अलावा हमने अगर सेंटिमेंट्स की मैं बात करूँ तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स से ब्रोकर्स के और फाइनेंसर्स के ज़्यादातर सेलेक्टेड स्टॉक्स में रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में हमने खरीदो फरोख्त देखी। पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज़ के अलावा। फिर IMF से मुस्बत मुज़ाकरात भी हुए हैं। हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना के चंद दिनों में ट्रांच भी आ जाएगी लास्ट, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। और फिर ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ कट लग सकता है। तो ये तमाम पॉइंट्स मिलकर मार्केट पर असरअंदाज हुए और मार्केट रिकॉर्ड बना रही है। आज भी इंट्राडे में हाई लेवल देखा गया 100 इंडेक्स का। इसके अलावा FDI का तसलसल बहाल है स्टॉक मार्केट में। तो ये तमाम बातें हैं जो बड़ी खुशाइंद है। फिगर्स की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट टिकिंग आई थी। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो रेड जोन में हुई। 80 पॉइंट्स कमी के साथ 71,971 के लेवल पर 100 इंडेक्स क्लोज हुआ। 75 मिलियन से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। 171 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 190 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। बैंकिंग, सीमेंट, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी स्टॉक्स में हमने खरीदो फरोख्त का रुझान देखा। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद रिकॉर्ड बन सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स और फाइनेंसर्स का यही गुमान है। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल बड़ा अहम दौरा किया था कराची का। स्टेक होल्डर से मुलाकात की, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स एक अहम मीटिंग की CM हाउस में। इसके अलावा फिर वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर बिजनेस कम्युनिटी को निजी होटल में बुलाया, वहाँ पर मकालमा हुआ। लेकिन एक नुमाइंदा जमात को कल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और वो थी आबाद बिल्डर्स डेवलपर्स एसोसिएशन की। ये तंजीम है आबाद जो पाकिस्तान के तमाम बिल्डर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसको नज़रअंदाज किया गया कल। इसको किसी भी मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया। बड़ी अचंभे की बात है। और बिल्डर्स का स्टेक हमारी इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 40% है, 50% है, क्योंकि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में चेयरमैन आबाद से कि क्या वजूहत है, क्यों नहीं बुलाया, और अपकमिंग डेज़ के अंदर क्या कोई मुलाकात तय पाई है इस्लामाबाद में, क्योंकि पहली तारीख को बिज़नेस कम्युनिटी जा रही है इस्लामाबाद। क्या इनको भी कोई दावतनामा मौसूल हुआ है? इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा ने एक दफ़ा फिर तवानाई टैरिफ में कमी का मुतालबा कर दिया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात एड ऑन कर दूँ कि जो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख होगी, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी जो इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन देगी मुताल्लिका मिनिस्ट्रीज़ को, जिसमें एनर्जी है, मनसूबाबंदी है वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में, उसमें सबसे अहम फार्मूला जो डिस्कस होगा वो एनर्जी टैरिफ का होगा। टेक्सटाइल हो या कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वो यही चाहती है कि एनर्जी टैरिफ में कमी हो ताकि हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो जाए। अदरवाइज़ जून जुलाई की डेडलाइन दी हुई है एक्सपोर्टर्स ने, सनअतकारों ने, कि हम इतनी महंगी बिजली और गैस के साथ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते। इसी ज़मन में चेयरमैन एप्टमा ने भी मुतालबा किया है एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म से और हुकूमत की जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं कि खुदारा बिजली और गैस की कीमतों में कमी का कोई फार्मूला बनाए। रीजन में 9 सेंट्स पर बिजली सबको मुहैया है।
भारत, बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट को दुगनी से दुगनी कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अपने टारगेट को अचीव तो नहीं कर पा रही, चल भी नहीं पा रही, आगे भी नहीं बढ़ पा रही। तो उनका मुतालबा है कि 17 सेंट्स पर बिजली इस वक्त मुहैया है पाकिस्तानी सनत को, इसको 9 सेंट्स पे लाया जाए ताकि हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो। हम डॉलर कमाएंगे तो कर्ज़ों में डॉलर में हम अदायगी कर पाएंगे, वरना हम जून जुलाई तक सनतें बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम बिजली और गैस का बिल अदा नहीं कर पाएंगे तो सनतें कैसे चलाएंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आलमी और मुकाबी सराफा बाज़ार में सोने की कीमत में आज इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। फ़ी तोला सोना 500 रुपये महंगा होकर 2,42,500 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 429 रुपये बढ़कर 2,07,905 रुपये हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी ऑन सोना $2 महंगा हुआ है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में भी सोना महंगा हुआ है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने 5,000 रुपये का नोट बंद करने का मुतालबा कर दिया है। और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जफ़र पराचा ने कहा है कि अगर 5,000 रुपये का नोट बंद हो जाता है तो करप्शन का पैसा सिस्टम में आ जाएगा, और जब सिस्टम में आएगा तो सर्कुलेशन ऑफ मनी से हम अपने मुआशी मसाइल को कम कर सकते हैं। 5,000 के नोट की बंदिश से करप्शन का पैसा सिस्टम में आएगा। जफ़र पराचा ने कहा है जाली करेंसी को जो फ़रोग मिल रहा है वो इसी 5,000 रुपये की वजह से मिल रहा है, क्योंकि 5,000 के नोट में जाली नोट भी छप रहे हैं। ये शिकायत भी आई हैं और इस हवाले से जो मुताल्लिका टीमें हैं वो मार्केट में मुतादिक हैं। 5,000 रुपये का नोट बंद होने से 90% मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। इन तमाम पॉइंट्स को मैं तफसीली डिस्कस करूंगा प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की है। बुलंद तरीन सर पे ट्रेड होने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इख्तिताम मार्केट का रेड जोन से हुआ। इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली बात करेंगे अमीन यूसुफ से, जो हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज भी 100 इंडेक्स 72,500 के लेवल को क्रॉस करके एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। अपनी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजान है। वजूहात क्या है तेजी की? देखिए, बहुत सारी वजूहत हैं। अब सिचुएशन जो पहले सिचुएशन थी, सिचुएशन चेंज है। आप ये कह सकते हैं देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। गवर्नमेंट ने बिल बना लिए हैं, तो वे तो ऑलरेडी पहले भी था। प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, प्लस आप देख रहे हैं सऊदी वक्त आ रहा है, फिर ईरान प्रेसिडेंट आए, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी है 29 को, उसमें भी कुछ एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि अब पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का आ गए हैं। इनफ्लोज आपके हैं, आपकी पॉजिटिव, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जगह सरप्लस आया है 619 मिलियन का। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही, कॉन्फिडेंस है लोगों को आ गया है कि भाई ठीक है, अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। IMF का पैकेज भी ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर वहां से होके आए वाशिंगटन से, तो लग रहा है कि वो भी इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन अमीन साहब, एक बात यहाँ पे गौर फिक्र की है कि ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। मान लिया कि इन्फ्लेशन की फिगर्स थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गवर्नमेंट ने। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मसला ये है कि लोकल बोरोइंग गवर्नमेंट की भी होती है। अब डोमेस्टिक बोरोइंग गवर्नमेंट ने बैंकों से की हुई है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो नीड है। ऑब्वियसली क्यों नीड है? क्योंकि आपके फिस्कल साइड पे डेफिसिट्स हैं। अब ये PIA प्राइवेटाइजेशन करेंगे, आप दूसरी जो है, जो पूरी लिस्ट है, अगर उनको आप प्राइवेटाइज करेंगे तो आपको काफी स्पेस मिल जाएगा। अब वो स्पेस मिलेगा तो क्या होगा, आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, तो बोरोइंग भी कम होगी, ऑब्वियसली इसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी होती है। तो ये विशियस साइकिल है। आप देखिए, डोमेस्टिक साइड पे भी आप फंसे हुए हैं और फॉरेन साइड पे भी फंसे हुए हैं, रिजर्व जो डॉलर की साइड पे भी फंसे हुए हैं। दोनों साइड से इश्यूज हैं जो रिजॉल्व आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है हो जाएंगे वक्त के साथ। और कॉन्फिडेंस, देखिए बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का है मार्केट में। देखिए इन्वेस्टर क्यों आ रहा है, उसको लग रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही। एक और चीज लोग थोड़ा सा उसको नहीं कर रहे हैं एनालाइज, कि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिक्स का पैसा कम आएगा, डेबिट होकर मार्केट में आएगा, और कोई एवेन्यू है नहीं, करेंसी में भी लोग जाएंगे नहीं, गोल्ड ऑलरेडी बहुत ऊपर है जी। तो लग रहा है कि चीजें जो है ना बेहतरी की तरफ ही जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। देखो, आपको हर दफा आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं हर जगह से, तो आप ये कह सकते हैं कि चीजें अब जो है ना पहले जैसी नहीं है, अब आप स्ट्रेंथ हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जब आपके पास रिजर्व आपके बढ़ जाएंगे तो और चीजें बेहतर हो जाएंगी। और जो लोकल बोरोइंग की भी मुझे लगता है जब फिस्कल साइड का आपको स्पेस मिलेगा तो वो भी कम होगी। मगर अमीन साहब, चले रिजर्व्स अगर हमारा बढ़ता है, इससे हमारी मुश्किलात में कमी होगी, लेकिन हमने दूसरी तरफ बैरूनी अदाइयाँ भी करनी है कर्जों की मद में, तो उसकी जब हम अदाइयाँ करेंगे और यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको अपने रेमिटेंसेज भी प्रोवाइड करने हैं, वो अगर हम करेंगे तो हमारा तो जो रिजर्व की साइड है वो दोबारा से वीक होनी शुरू हो जाएगी और रुपये पर प्रेशर डेवलप होगा। देखिए, इसीलिए तो है कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है,
प्लस सऊदी इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं, रेकोडिक में आ रहे हैं, दूसरी चीजों में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो अब इस दफा लोन नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। जब वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो प्रेशर आपको कम पड़ेगा और आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे, जो आप कह रहे हैं डिप्लीट नहीं होंगे बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और प्लस देखिए, जब आप बोरो करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी देनी पड़ती है, जब आप इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं तो उस पर आपकी कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। ये भी इसको एनालाइज करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो ज्यादा बेहतर है। और प्लस यही वाली बात है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करे। ठीक है, पार्टनरशिप हो, गवर्नमेंट की अपनी शेयर होल्डिंग हो, लेकिन जो बिजनेस जो चलाए ना, हर किस्म के बिजनेस जो गवर्नमेंट के पास हैं, वो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। आप खुद एनालाइज करके देख लें, जो कंपनी लिस्टेड है, अगर प्राइवेट सेक्टर एक चला रहा है और एक गवर्नमेंट एंटिटी चला रही है तो उसमें फर्क है ना। यही वाली बात है कि ये सारी चीजें, एक विजन हो गया, एक चेंज हो गया। मैंने जैसे पहले कहा, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। ऑफ विल है, और तो वे तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन विल होनी चाहिए। अच्छा अमीन साहब, ब्लैक मनी और वाइट मनी दोनों पैरेलल इस वक्त चल रहे हैं हमारे इकोनॉमी स्ट्रक्चर में। तो आपने कहा कि जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि लोगों का पैसा ब्लैक मनी में जा रहा है, ब्लैक इकोनॉमी में जा रहा है, क्योंकि स्मगलिंग का जो कल्चर है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। पहले तो बीच में हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि स्मगलिंग कल्चर तेजी से फैल रहा है, तो लोगों का पैसा वहाँ भी तो जा रहा है। इसकी वजह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या वाइट मनी है उसको नुकसान हो रहा है। देखिए, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है ये आप कह रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इसको देख रही होगी, इसके लिए भी उनके पास कोई लाएमल होगा। देखिए, ईरानी सदर भी आए हैं, तो उससे हमें फायदा उठाना चाहिए था कि हमें, देखिए जो केमिकल साइड पे अगर आप उठा के देखें तो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ईरान के साथ मिलकर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स भी पाकिस्तान में लग सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंपोर्ट की जो है ना, वो कम हो जाएगा, विजन आपका क्वांटम कम हो जाएगा। तो इस बार इंपोर्ट कम कर लेंगे। देखो, अब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, अब इंपोर्ट कम कर ले तो कम से कम बैलेंस में तो आप आ जाएंगे ना। एक्सपोर्ट तो रातों रात नहीं बढ़ सकती, लेकिन आईटी की बढ़ सकती है। प्लस ये कि आरिफ अजीज साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। देखिए, ट्रेड बढ़ाना चाहिए, ट्रेड बढ़ाने में कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, ट्रेड बढ़ाने से क्या होगा, देखिए अगर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड आपके पास रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा आपको मिल जाएगा और लॉजिस्टिक्स भी कम है। बल्कि मैं तो ये एडवाइस दूंगा, होना ही चाहिए। फर्स्ट करें 500 मिलियन की इंपोर्ट है तो 500 मिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए। किसी भी कंट्री को फायदा नहीं है नलिफाइड हो, मतलब नेट जो है ना, जीरो होना चाहिए बेनिफिट। तो इससे क्या होगा, हमें भी फायदा होगा और रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, खाने पीने की चीजें भी आपको सस्ती मिलेगी, तो ये सारी चीजें कंज्यूमर को पास ऑन होंगी। तो इसमें हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, ट्रेड है। और प्लस एक और चीज भी देखिए, आप सोचने की बात है, हम इलेक्शंस लड़ते हैं, चैम्बर में लड़ रहे होते हैं, फेडरेशन में लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा इलेक्शन वाले दिन ही मुकाबला होता है, इसके बाद हम सब मिल के बैठ के काम कर रहे होते हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी बैठना पड़ेगा और एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी और हम इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे। अच्छा अमीन साहब, करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस इस वक्त सरप्लस हुआ है, लेकिन अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। आज भी रेमिटेंसेज ने हमें सिक्योर कर दिया और करंट अकाउंट बैलेंस को सरप्लस कर दिया। अगर रेमिटेंसेज रमजान में 3 अरब डॉलर की ना आती तो आज ये बैलेंस सरप्लस ना होता। तो आइंदा वाले दिनों में आप समझते हैं कि प्रॉब्लम्स खड़ी हुई होंगी हमारे लिए? देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं अगर इंपोर्ट हो रही है तो इंपोर्ट मशीनरी भी आ सकती है, एक्सपेंशन के लिए भी आ सकती है, रॉ मटेरियल को आ रहा है, हो सकता है वो फिनिश होके भी जाए। तो जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट जो हो रही है वो अननेसेसरी भी हो, उसके एडवांटेज भी हो सकते हैं। देखिए, इंपोर्ट आती है तो अगर रॉ मटेरियल आता है, आप फिनिश करके एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ये है कि देखिए, बैठ के 5 साल की पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी, इंपोर्ट पॉलिसी, और क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको बैठ के सारे स्टेक होल्डर को जब तक आप नहीं बिठाएंगे, हर साल की लाना मेरे ख्याल में वो मायने नहीं रखती। 5 साल बनाएंगे तो किसी ने अगर मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है तो उसको पता होगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेरी ये होगी, तो मैं उसको फिनिश करके एक्सपोर्ट कर सकूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसमें हमें काम करने की जरूरत है। सारे स्टेक होल्डर बैठ के अगर जो इंडस्ट्री से स्पेसिफिक है उनको बुला के उनसे पूछा जाए, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है उसको पता है कि क्या मसला है क्या नहीं है। लोकलाइजेशन को हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तभी स्टेक होल्डर्स बैठ नहीं रहे। लोकलाइजेशन को अगर हम इम्प्रूव कर लें, एनर्जी टैरिफ को काबू कर लें, तो स्टेक होल्डर्स एक जगह पे यकजा हो जाएं। देखिए, सबसे बड़ा इसमें है ना, ईरान है। ईरान से अगर हमें गैस और वो मिल जाएगा, पेट्रोल जो है, गैस और डीजल की अगर इम्पोर्ट हम कर लेते हैं तो इसमें हमें बहुत फायदा हो सकता है। हमें गैस की जगह हमें गैस से देखना यूएस पड़ेगा। में आंखें दिखा रहा है कि अगर आपने एग्रीमेंट्स किए तो सैंक्शंस लग सकती हैं। देखिए, हमें तो उनको बताना है हमारी नीड है। देखिए, हमारी नीड ऑफ द डे से हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट कर रही है। देखिए, आपको डीजल अगर ईरान से ऑफिशियली आ जाए या पेट्रोल आ जाए
तो आप कंज्यूमर को कितना बड़ा एडवांटेज होगा। देखिए सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की, हर फील्ड की कोई भी अगर कॉस्ट अगर आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है तो सब बढ़ जाती है। और गैस से रिलेटेड अगर हमें गैस के मसूबा हमारा हो जाता है तो आप सोच लें इंडस्ट्री की कॉस्ट, मेन जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी मशीन चलती है, उसकी बिल्कुल। एनर्जी कॉस्ट है, उसकी गैस की कॉस्ट है, ये मेन कंपोनेंट होता है कॉस्ट का। अगर ये नीचे आ गई तो आप कंपेटिटिव हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में ये बता दें अमीन साहब, स्टॉक मार्केट के अंदर रोजाना तकरीबन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मार्केट अब भी बहुत सस्ती है, आईपीओज आ नहीं रहे, एक्टिव क्लाइंटेल बढ़ नहीं रही और मार्केट भी सस्ती है। तो मार्केट क्यों नए रिकॉर्ड बना रही है, कैसे नए रिकॉर्ड बना रही है, क्या स्ट्रेटेजी है, देखिए क्या फार्मूला है? देखिए मार्केट इसलिए रिकॉर्ड बना रही है, एक तो आप देखिए अगर मार्केट के मल्टीपल अभी भी नीचे लोअर है, 4.5-5 पे ट्रेड हो रही हैं चीजें, और देखिए कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, रिजल्ट दे रही हैं। अब दूसरी साइड पे आ जाए, हमें थोड़ा सा मार्केट करना है, लोगों को एजुकेट करना है कि वो ट्रेडिंग करके वो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बना सकते हैं। देखिए एक और चीज है, जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा जी। तो ये पैसा जो फिक्स वाला यहाँ पे मार्केट में आएगा, तो आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में और इन्वेस्टमेंट आ सकती है। आप ही देखिए फॉरेन इन्फ्लोज भी आपके पास नजर आ रहे हैं। जी। तो जिस तरह से और चीजें बेहतर होती जाएंगी, इन्फ्लोज आते हैं, देखिए मार्केट तो ऊपर जाती रहेगी, लेकिन ये है कि सेक्टर मैन्यूवरिंग होगी, लोग जिस सेक्टर में अगर ऊपर वैल्यूज हो गई हैं, जिनमें उनको वैल्यूएशन नजर आती है उसमें जाएंगे। और खासतौर पर अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो जो लेवरेज पे कंपनीज हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, ऑब्वियसली उनपे आप देख सकते हैं कि बाइंग देखने में आ सकती है। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्फ्लोस स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, एफडीआई इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म कर रही है। फिर कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो भी बड़े आउट क्लास आए हैं, खासतौर पर सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर के। रिफाइनरी सेक्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन बहरहाल आइंदा वाले दिनों में रिफाइनरीज भी परफॉर्मेंस देंगी जिसकी वजह से मार्केट में ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर बेहतर हो सकता है। 5,000 रुपये का नोट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो अब तक बंद क्यों नहीं हुआ, और ये मुतालबा एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्यों आया है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। या वक्त ब्रेक का, हमारे साथ है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने 5,000 रुपये का नोट बंद करने का मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे में इतनी ताखीर क्यों? पहले ही ये मुतालबा हो जाना चाहिए था, और अगर इससे हमारी मुल्की मईशत को फ़ायदा हो सकता है तो फिर हुकूमत इस पर नजरसानी क्यों नहीं कर रही? इसी ज़मन में इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं जफ़र पराचा, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया जफ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये मुतालबा आपने किया है कि 5,000 रुपये का नोट बंद हो जाए, इससे मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा और जो करप्शन हो रही है 5,000 रुपये की आड़ में, वो पैसा भी सिस्टम में आ जाएगा। तो ये मुतालबा इतना ताखिर से क्यों किया गया, और अगर ये वाकई सूदमंद है हमारे लिए तो फिर हुकूमत इस पर नजरसानी क्यों नहीं कर रही? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम आपका अस्सलाम। शुक्रिया मौका देने का। जी। बात यह, ये मुतालबा तो मेरा बहुत पुराना है और इसके ऊपर कई दफ़ा टीवी पे और मुख्तलिफ हकूमती सतहों पे बात हो चुकी है। हमने देखा पिछले दिनों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा, एक सर्कुलर भी इशू हुआ था कि आज से 5,000 रुपये के नोट बंद। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ जो हमारे बासर तबके हैं, जो भी कह लें आप, माफिया कह लें या जो कह लें, उन्होंने फिर उसकी तरदीद फौरन निकलवाई कि जनाब ये तो फेक है। किसने सर्कुलर जबकि निकाला था? उसमें वो बहुत हद तक स्टेट बैंक ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ के फाइनेंस जी ने ये सर्कुलर निकाला 5,000। और बासर तबकों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो वो बासर तबके कौन है? देखिए बासर तबके तो इस वक्त सारे ही हैं हमारे मुल्क में, चाहे उसमें सियासी लोग हों, चाहे उसके अंदर आपके ब्यूरोक्रेसी हो, जी। चाहे उसके अंदर कारोबारी स्पेशलिस्ट हों, ठीक है जी, स्मगलर्स हों, मनी लॉन्ड्रर्स हों, इन सब का हमारे यहाँ एक नेक्सस बन चुका है हर हर मामले में। और इतने हालात होने के बावजूद हम उस नेक्सस को नहीं तोड़ चुके, उस गठजोड़ को। जी। खास तौर पे वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग भी है, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग भी है, जी। ट्रेड बेस्ड करप्शन भी है, हर चीज़ है उसमें। जी। हमने भी पिछले दिनों देखा कि 8 से 9 लोगों को, कस्टम एहलकारों को शहीद कर दिया गया। बिल्कुल। फिर आए दिन हम देखते हैं हमारे फौजी जवान या सिक्योरिटी फोर्सेस हलाक होती रहती हैं, शहीद होती रहती हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि ये गठजोड़ है स्मगलर्स का, मनी लॉन्ड्रर्स का, लैंड ग्रेपर्स का, इस गठजोड़ को तो हम और आसानी तोड़ आपके सकते हैं। हमारे पास कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास हुकूमत के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, तो हम इस गठजोड़ को तो आराम से तोड़ सकते हैं।
देखिए जनाब, हम इस गठजोड़ को तोड़ने में लगे हुए हैं, खास जी, तौर पे कामयाब नहीं हो पा एस्टेब्लिशमेंट, रहे। आर्मी चीफ। जी। कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? मैंने आपसे जो कहा कि एक तो इसके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है, सियासी जमातों की कोई रजामंदी और कोई इसमें वो नहीं है। आप कोई भी पाकिस्तान के मफाद में काम करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं से आवाज़ आना शुरू हो जाती है या एजिटेशन शुरू हो जाता है, मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। देखिए ना, जैसे ट्रेडर्स हैं, जी। उनको हम कहते हैं भाई आप टैक्स नेट में आओ, वो मुजाहरे शुरू कर देते हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, यानी कि आप क्या अब किसी आज़ाद मुल्क में रहते हैं या लेकिन इलाका जफर गैर में रहते हैं? साहब, यानी कि ये ट्रेडर्स जो हैं, अगर वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हैं, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हैं, तो ये तो उनका राइट है ना। सर, मैंने आपसे कहा, मैंने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के मसनूआत के बढ़ाने पे एहतजाज का नहीं कहा, मैंने टैक्स का कहा है कि टैक्स नेट में जब हम उनको लाना चाहते हैं तो वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, हम टैक्स नेट में नहीं आएंगे कि भाई आप क्या इलाका गैर में हो, एंटी स्टेट हो, क्या हो। मैंने ये बात की है, ठीक है जनाब। मखसूस और ट्रेडर्स हैं, ऐसे ज्यादातर तो बाकी देने हम के लिए राजी हैं। नहीं सर, आप देखें ना कि को 32-35 लाख दुकानदार हैं जिसमें से चंद हजार रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, तो तो ये वो तो आप एफबीआर तादाद की देख नाअहली है लीजिए। ना। एफबीआर उनको रजिस्टर्ड करे, उनको बुलाए, उनके मसाइल को सुने और एक पॉलिसी बना दे। नहीं, देखिए जनाब, एफबीआर ने तो ये लागू कर दिया था, पिछले चेयरमैन ने भी लागू कर दिया था। जी। तो हमारे एक जो सियासी लीडर हैं उन्होंने ट्वीट किया और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी इसको लागू कर दिया था। वो एक दूसरे उनके जो बॉस हैं सियासी लीडर, उन्होंने कहा इसको हटाएं। तो नाम अब तो बता एफबीआई देना, क्या करेगा? नाम तो बताए ना तो ये मरियम औरंगजेब साहबा ने, मरियम नवाज शरीफ ने जी। वो ट्वीट किया था कि मिफ्ता ये हटाओ, तो उन्होंने हटा दिया। सही, वो क्या अच्छा। करते हो तो बिल्कुल, फिर फिर तो वो तो से हटा मानना ही दिया। है। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो उनकी माननी है हर सूरत। ये जो 5,000 रुपए का नोट बंद करने का मुतालबा किया है आप लोगों ने, जो कि आप पहले भी करते आ रहे हैं, तो अब ये दोबारा मुतालबा जो आप लोगों का सामने आया है, तो क्या किसी ने कहा है, कहीं से इंस्ट्रक्शंस आई है, या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपने पहले से ही बयान देना शुरू कर दिया? क्या है इसके पीछे मामला? देखिए जनाब, इंस्ट्रक्शन तो कोई नहीं आई है। मैं जैसे मुख्तलिफ तजावीज़ देता रहता हूँ और जी। आपके यहाँ भी, और मुख्तलिफ इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, जी। यानी कि हमें ये सिखाया गया, जैसे कारोबारी जो लोग हैं पुराने जी। खानदानी, हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले मुल्क, फिर जी। अवाम, फिर हम। ठीक है जी। तो अब ये, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ये कर चुका है और बहुत कामयाब रही है वो पॉलिसी, और हमारे यहाँ उससे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। किसमें? स्मगलिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में और दहशत गर्दी में। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 5,000 का नोट बंद होके मैक्सिमम 1,000 रुपए का नोट होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके जो दहशत गर्दी में पैसे इस्तेमाल होते हैं वो रुकेंगे, फिर आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग में होते हैं वो रुकेंगे, स्मगलिंग नहीं हो पाएगी, जो लोगों ने घरों में छुपाए हुए नोट हैं उनका क्वांटम बढ़ जाएगा, वो बल्कि हो जाएंगे। जी। और फिर हमारा, आप ये देखिए कि जो अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जी। हमारी जो ब्रांचलेस बैंकिंग है वो बढ़ रही है। अगर हम बैंकों को डिपॉजिट देखें, एक साल पहले 19 ट्रिलियन थे, फिर 24 ट्रिलियन हुए, अब बढ़ के तकरीबन 28-29 बिलियन ट्रिलियन पे जा रहे हैं। बिल्कुल। जो एक सफ़र चल रहा है, उसके साथ जो मजीद टूल्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए वक्त के साथ साथ। अगर नहीं करेंगे तो खुदा ना करे ये सफ़र वापसी का ना शुरू हो जाए। इस हवाले से फिर आप लोगों प्लास्टिक ने मनी। मौजूदा हुकूमत से रब्ता किया, वफाकी वजीर खजाना से रब्ता किया, कोई लेटर लिखा, आपने आपने तजावीज़ उसके साथ अटैच की? जब इतने फ़ायदे हैं तो हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है, वजह क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ हुकूमत को ताख़ीर करने की वजह ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। ठीक है जी। जनाब। और ये कोलिशन गवर्नमेंट है, और जितने भी इसमें MNAs, MPAs, सेनेटर्स हैं, जी। वो सब के सब किसी ना किसी शक्ल में इस नेक्सस से जुड़े हुए हैं। तो वो नहीं चाहते, सिर्फ 5,000 का नोट नहीं, ना वो टैक्स ठीक करना चाहते हैं, ना वो स्मगलिंग ठीक करना चाहते हैं, ना वो बिजली के नर्ख IPPs, क्योंकि जो भी इनको जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारी
सो कॉल्ड अशराफिया, जिसको मैं बदमाशिया कहता हूँ, ठीक जी है, उन वो बेनिफिशियरी वो सारे वो हैं। मैं आपको एक गंदम की मिसाल दूंगा। गंदम क्योंकि गरीब आवाम बेचारा काश करता है, उसके रेट कम हो गए, और चीनी सरमायादारों की है, उसका रेट बढ़ गया। बिल्कुल अजीब ऐसा ही है, बिल्कुल। और जबकि जबकि जो यूरिया है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो बजाय उस गंदम के रेट बढ़ने के कम हो गए, क्योंकि वो गरीब अवाम उसके बेनिफिशियरी सरमायादार अशराफिया नहीं है। बिजली ये जो आपका चीनी है, इसकी बेनिफिशियरी चंद लोग हैं, बड़े ख़ानदान पाकिस्तान के, जो हर वक्त किसी ना किसी तरह हुकूमत में रहते हैं या स्पॉन्सर कर रहे होते हैं लोगों को। तो ये जो इशराफिया वाली बात है, अशराफिया के पास कितने डॉलर्स होंगे एक अंदाजे के मुताबिक? घरों में कितने डॉलर्स कैश रखे हुए होंगे इस वक्त मेरे अशराफिया के पास? मेरे हिसाब से 30 से 40 बिलियन डॉलर। 30 से 40 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ा फिगर दे रहे हैं आप। जी मैं बिल्कुल सही फिगर दे रहा हूँ, वो इसलिए कि देखिए 30 बिलियन डॉलर का आपका रेमिटेंस आता है ओवरसी पाकिस्तानी का। जी, ये आज के दौर में कोई इतनी बड़ी अमाउंट यानी नहीं है। 30 अरब डॉलर पाकिस्तान के अशराफिया के घरों में है तकरीबन। जी बिल्कुल है। अगर आप कैलकुलेट करें, जी आप $40,000 मल्टीप्लाई बाय चंद लाख लोग कर दें, जी, तो आपका कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा। यानी ये हम आईएमएफ से कह रहे हैं कि हमें 1 अरब डॉलर दे दो, 2 अरब डॉलर दे दो, और हम एक बड़ा मंसूबा करने जा रहे हैं, बड़ा एग्रीमेंट करने चाह रहे हैं आईएमएफ से 6 अरब डॉलर का। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अशराफिया के घरों में 30 अरब डॉलर मौजूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है जनाब। और हम जो आईएमएफ से कह रहे हैं कि हमें 1 बिलियन या अब नए प्रोग्राम में 7-8 बिलियन दे दो, जी, तो हम एलीट क्लास को जो सब्सिडी देते हैं वो 18 बिलियन डॉलर सालाना है, इंटरनेशनल एजेंसीज के रिकॉर्ड के मुताबिक। जिसमें तो सरकारी अगर हम मराहत उस और बात सरकारी पर देखें, सब्सिडीज अलग हैं या इसमें शामिल है? मेरा ख्याल है अगर हम सबको भी शामिल कर लें, जी, जिसमें हम सब तरह की है, हम उन सबको शामिल कर लेते हैं। सरकारी मराहत उसमें शामिल नहीं है, जो सरकारी अफसरान है वो उनकी तनख्वाहें, उनके पर्क्स उसमें शामिल नहीं है। वो ये 18-20 इसके अरब डॉलर अलावा है। अलग है। 18-20 अरब डॉलर की वो सब्सिडीज अलग 18 हैं। 30 अरब डॉलर अशराफिया के बाद मौजूद हैं, वो अलग हैं। तो ये तो 50-60 अरब डॉलर तो ऐसे वो ही बन अलग जाते है। हैं। जी बिल्कुल ऐसे बन जाते तो फिर हैं। तो हम गरीब मुल्क तो अगर नहीं हुए ना। आप 18 फिर तो हम गरीब मुल्क नहीं है, फिर तो जी हम अमीर बिल्कुल। मुल्क है, लेकिन हमारे सिस्टम में करप्शन का निजाम मजबूत है। देखिए जनाब, पाकिस्तान जितना अमीर मुल्क और हर किस्म की दौलत से माला माल, जी, चाहे वो आपकी मौसम हो, चाहे आपकी मादनियात हो, चाहे आपकी ज़राअत हो, चाहे आपकी मैन करोड़ लोगों के मुल्क है, मैक्सिमम लोग जवान हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट ना भी करें, अपनी खाली चीज़ें बना लें, तो आप इंपोर्ट से बच जाएंगे, अच्छा। ठीक है। अच्छा जफर साहब, मुझे ये बताएं कि इस साल डॉलर 240-250 पे आ जाएगा? जी इंशाल्लाह आ जाएगा। कैसे आएगा? जो इस अल्लाह तो चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो, हम नहीं चाहते ना कि हमारे हालात बेहतर हो। तो इसका फार्मूला क्या आप देख रहे हैं, किस वजह से आएगा नीचे, कैसे आएगा? देखिए जनाब, इस तरह आएगा कि हमारी एक्सपोर्ट एक तो बेहतर हो रही है, कैसे खास बेहतर हो तौर रही पे है जफर आईटी साहब? की। एप्टमा कह रहा है, एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी ऊपर चली जा चुकी हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सकते, टारगेट अचीव करना तो दूर की बात है। देखिए जनाब, मैं बात करूंगा एक्सपोर्ट की गैर रिवायती, ये जो ऑप्टिमा है और जो इनको हम तकरीबन 35% इंसेंटिव और रिबेट देते हैं, और ये पिछले 25-30 साल से वहीं खड़े हैं। इनकी जो विश लिस्ट है ना, वो तो मरने के बाद ही पूरी होगी। चले पाकिस्तान टेक्सटाइल तो वालों पूरा को नहीं हटा कर दें, सकता। दीगर अगर आप इंडस्ट्रीज की नहीं, बात करें तो वो भी बहुत परेशान है। देखिए वो परेशान हैं। ये लोग जो है ना काम करना नहीं चाहते। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को देखें, जी, विदाउट इंसेंटिव और रिबेट वो 30 बिलियन डॉलर पे चला गया मजदूर। अब जरा बात समझिएगा। बिल्कुल। और आपकी जो आईटी की एक्सपोर्ट है, वो इस पिछले महीने 350 मिलियन डॉलर पे चली गई है जनाब। बिल्कुल साढ़े आप ये भी तो तीन देखें, विदाउट एनी रिबेट। तो बि, ये बिल्कुल जो आप वजह फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट को 5 अरब डॉलर का इनसे अबूर कर लेना चाहिए था। हम माली साल के इख्तिताम पे 3.5 अरब डॉलर पे जा सकते हैं। अभी भी हम आईटी एक्सपोर्ट में बहुत पीछे। आखिर में ये बता दें कि साल के इख्तिताम तक आप मार्केट में, ओपन मार्केट में डॉलर को कहां देखेंगे?
देखिए जनाब, पहली बात तो ये, मैं डॉलर को इस साल के माली साल के अख्ताम तक ज्यादा ऊपर नहीं देखता। ओके, यानी ये हालात जून जून तक जो माली साल इख्तिताम होगा उसमें आप ज्यादा ऊपर नहीं देखते, चले सही है। बिल्कुल नीचे की तरफ होगा डॉलर इंशाल्लाह, जो इस वक्त हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं। सही है, अगले माली साल की स्टार्टिंग यानी दिसंबर 2024 की एंडिंग में आप कहाँ देखेंगे डॉलर को? नहीं, माली साल तो जो जून तक हो गया ना जनाब। जुलाई से शुरू हो गया माली साल नया, उसके बाद दिसंबर 2024 की एंडिंग यानी साल के इख्तिताम में दिसंबर में आप डॉलर को कहाँ देख रहे हैं एक अंदाजे के मुताबिक? इतना लंबा प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता जी। ड्यू टू इंटरनेशनल सिनेरियो, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं, यानी इसराइल 270 के आसपास ही रहेगा डॉलर, इससे बढ़ सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। की उम्मीद तो ऐसी ही है। अगर यही सारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स रहे जी तो इंशाल्लाह हमारी करेंसी बेहतर होगी। और इस एक वजह उसकी ये भी है जी कि पूरे खित्ते में हमारे इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वहां पे 75, 80, 85 रुपए से ज्यादा डॉलर का रेट नहीं है। डॉलर का रेट नहीं है, बहुत शुक्रिया। रीजन में सबसे ज्यादा डॉलर का रेट पाकिस्तान में ही है, रीजन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट पाकिस्तान में है, रीजन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में है, रीजन में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। अतराफ के जितने भी ममालिक हैं उन सब ने अपनी अपनी मईशत की बेहतरी के लिए कोई ना कोई बेहतर या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई है, और हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही पॉलिसी है, IMF के पास जाएं, उससे कर्जा लें और अपनी बैरूनी अदायगियाँ करें और आवाम के ऊपर उसका पूरा बोझ डाल दें। अगले सेगमेंट में हम आबाद के चेयरमैन से बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल तमाम स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को CM हाउस में मदऊ किया, निजी होटल में मदऊ किया, उनके मसाइल सुने। आबाद जो एक नुमाइंदा तंजीम है बिल्डर्स की, उसको नज़रअंदाज क्यों किया? गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल एक अहम दौरा किया कराची में, और दूसरी दफ़ा मुंतखब होने के बाद ये उनकी पहली तवील मुलाकात थी बिजनेस कम्युनिटी से, जिसमें फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर बिजनेस कम्युनिटी के अहदेदारान ने उनसे बड़ी तवील मुलाकात की और उसमें अपने मसाइल रखे। वो मसाइल सुनते रहे और हिदायत जारी करते रहे, और उन्होंने पहली तारीख को इस्लामाबाद में तमाम ताजिर तंजीमों को, नुमाइंदा ताजिर तंजीमों को बुला लिया। मगर एक ऐसी तंजीम है जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की है, जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, वो है आबाद। उनके स्टेक होल्डर्स को, उनके अहदेदारान को कल मदऊ नहीं किया गया, और बहुत बड़ा स्टेक होता है तामीराती शोबे का हमारी मईशत में। 40% ऑफ ए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, तो क्यों मदऊ नहीं किया गया, क्यों नहीं दावत दी गई, क्यों एक दफ़ा फिर आबाद को नज़रअंदाज किया गया, और अब आबाद आगे क्या लाएमल इख्तियार कर सकता है? इसी ज़िम्मन में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ समसम, चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया कल, तो क्या वजह हो सकती है? क्या आपने दोबारा हुकूमत से कोई रब्ता करने की कोशिश की कि आपको भी टाइम दिया जाए, आपको भी बुलाया जाए, आपकी भी सुनवाई हो? हत्ता कि आप सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस वक्त हालात में, आपकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, आपके तामीराती शोबे जो हैं वो रुक गए हैं, तो क्या आप लोगों का अगला लाएमल हो सकता है? मैं समझता हूँ कि कल के जो आप बात कर रहे हैं, कल के होने वाले इजलास की, जो कराची में बुलाया गया था ताजिर तंजीमों को, तो उसमें हम समझते हैं कि ज़्यादातर तो हमारे कराची की जो इलाकाई तंजीमें होती हैं, टाउन एसोसिएशन होती हैं, उनको बुलाया गया था। नहीं, उसमें फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मदऊ किया गया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मदऊ किया गया, BMG ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, वहाँ पे दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर के बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स से मेरा मुराद एक्सचेंज कंपनीज में जो सिक्योरिटी ट्रेडर्स होते हैं वो थे। तो एसोसिएशन से बढ़ के लेवल पे बुलाया गया, टाउन एसोसिएशन आपसे तो नहीं जी, थी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। बात होती है कि गैस इंडस्ट्री को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम समझते हैं कि हमारा जो इश्यूज हैं वो इससे बहुत बड़े इश्यूज हैं। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो हालात हैं 20 माह से, इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर चली गई है, 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई है। और जैसे कि आपने कहा कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक बहुत बड़ी और अहम तंजीम है इस मुल्क की, जिसमें तो नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है आप लोगों को? वजह क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका दें। जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि देखें, हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा ये कहना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो आपको जो रिमिटेंस आती है वो 40% से ज्यादा हमारे सेक्टर में आती है। तो उसके हवाले से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कितने बड़े कैनवस पे ये एसोसिएशन काम करती है। फिर हम जब बात करते हैं 72 अलाइड इंडस्ट्री की, तो उससे जुड़ी
ये 72 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। हर प्रोडक्ट की अगर 100 या 10 या 20 भी है तो आप सोच लें कि कितनी इंडस्ट्री है जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है। और ये जो आबाद है बेसिकली ये मिलियंस ऑफ जॉब के हवाले से बिल्कुल जो है वैल्यू पाकिस्तान वैल्यू में एडेड सेक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं, वैल्यू एग्जैक्टली एडेड सेक्टर है। और आबाद आबाद ये वाहिद सेक्टर है जिसमें कि मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ आबाद को कोई चीज पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजनी पड़ती डॉलर लेने के लिए, बल्कि बिल्कुल। वो अपने मुल्क में अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करके एक प्रोजेक्ट बनाता इतना है। इतना और obviously सब कुछ आप बता रहे हैं तो ये हुकूमत की नॉलेज में भी है कि वैल्यू एडेड सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसके बावजूद भी आबाद के किसी भी नुमाइंदे को कल नहीं बुलाया गया, नजरअंदाज किया गया। क्या वजह समझते हैं आप? मैंने यही कहा कि देखें हमेशा सोच हमारी आबाद की सोच हमेशा पॉजिटिव है। जी। और हम समझते हैं कि हमारी ये फीलिंग्स है कि वो कराची के ज्यादातर इलाकाई तंजीमों के इलाकाई मसाइल पे बात करना चाह रहे थे। शायद इन्होंने इसलिए उन लोगों को मदऊ किया, लेकिन आपने FPCCI की बात की। मैं समझता हूँ कि एक मुल्कगीर तंजीम है, मगर आबाद की जब हम बात करते हैं तो आबाद डिलीवर करता है। आबाद आबाद टैक्स कल्चर मतलब को बढ़ाता है। आबाद का GDP आप मान लें कि हुकूमत ने आपको नजरअंदाज किया है या हुकूमत से नादानिस्तगी में कोई गलती हो गई हो। देखिए फेडरेशन के नुमाइंदगान थे, कराची चैम्बर के नुमाइंदगान थे, बहरहाल अब तो जो होना था सो हो गया। अब आबाद को क्या कोई आबाद मुलाकात का कोई टाइम देगा, मैंने लेटर कहा ना लिखेगा? कि आबाद अगली मीटिंग का कोई आबाद टाइम के फिक्स लोग हुआ है? 1 तारीख को वजीर आजम ने बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया इस्लामाबाद। आप लोगों को का कोई मैसेज मिला है या आप लोग परसू करेंगे जाने के लिए? करेंगे क्या आप? क्या अगला स्टेप होगा आपका? देखिए हमारा ये मानना है कि आबाद के अब इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक जी। है। जो अच्छा आबाद के इश्यूज से मुराद ये है कि जो तमाम हमारा बिल्डर्स रियल के एस्टेट इश्यूज बढ़ रहे हैं, सेक्टर मुल्क भर के तमाम जी बिल्डर्स जो हैं वो जम्मू हाली की एग्जैक्टली जानिब गामजान रियल है। बिल्कुल हमारे सेक्टर के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। जी। और हम समझते हैं कि ये कोई ये मामूली इश्यूज नहीं है। ये मुल्क की GDP में एक बहुत बड़ा शेयर है हमारा। मैंने जैसे कहा कि आबाद इश्यूज जो क्या है बढ़ते और जा रहे आबाद हैं? की जो चले पैदावारी लागत अ, दुगनी हो गई, कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा हो गया, ये तो जेन्युइन है। इसके अलावा कौन कौन से इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं? क्या रैंसम के इश्यूज देखिए बढ़ रहे issues- हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, सिस्टम फाल हो गया है, देखिए वो रिकॉर्ड मैं तब्दील हो आपको रहे हैं, हाँ KDSB प्रॉब्लम जमीनों क्रिएट कर रहा है? क्या इश्यूज हैं, तफसीलात बताएं। देखिए जमीनों के मैं वन बाय वन आपको जवाब देता हूँ। जमीनों के जी। कब्जे के हवाले से काफी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया। इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं और हमारे पास कंप्लेन आ रही है और हम आगे भेज भी दें। यानी पहली बात। इक्का दुक्का दूसरी वारदातें बात जो हो रही हैं वो भी करोड़ों अरबों रुपए की होती हैं जमीनों के जी मामलात में। हमारा तो आपको मैं बताऊं कि जी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमने जब बात की कि एसोसिएशन हमारा मेंबर तो शुरू ही 1 अरब से ज्यादा से होता है। तो ये कोई दुकानदार तो होता नहीं हमारा मेंबर। तो जब फिर वो आप प्रोजेक्ट लोग करने जब जाता है इतने अरबों मसाइल हैं तो आप लोगों ने मिनिस्ट्री को, जो मुताल्लिका मिनिस्ट्री है आपसे जो कंसर्न करती है, आपने उसको कोई लेटर लिखा? आपने तवज्जो दिलाई कि आप हमको भी बुलाएं, हमको भी लाइमलाइट में लेकर आएं? SIFC आपको प्रमोट नहीं कर रही, हुकूमत आपको प्रमोट नहीं कर रही, तो फिर तो ये सेक्टर मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। बिल्डर्स ये अपना देखिए पैसा बड़ा लेके अहम यूएई जा सवाल रहा है, ये बिल्डर्स अपना पैसा लेके ये दूसरे ममालिक जा रहे हैं, तो फिर आप लोग हाथ पैर बांध के क्यों बैठे हुए हैं? वजह क्या है? ये देखिए ये वो बात है जो हमें कहनी चाहिए। आपने आज कही है अपने मुंह से। कहने की बात ये है कि ये तो सोचने की बात है उन उन लोगों की जो जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं। आपने SIFC के हवाले से बात की। मैं समझता हूँ इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लिए और जो भी जितना उन्होंने काम किया निगरान हुकूमत से शुरू किया और आज तक वो वेल परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें भी हमारा स्टेक मुझे देखें एक फीलिंग है, हमारी फीलिंग है, एक जनरल फीलिंग है। मैं कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी हमारी जी। फीलिंग ये है कि वो चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, जबकि हम हमेशा हर जगह ये कह चुके हैं कि पूरी दुनिया में इस सेक्टर को VVIP उसका स्टेटमेंट वो इससे उसका दर्जा दिया जाता है और लोगों को तरगीब दी जाती है, रोड शो किए जाते हैं, सिफारती स्पेकुलेशन सतह भी तो पे बहुत हुई है रोड ना शो। रियल एस्टेट सेक्टर में, मैनिपुलेशन भी तो बहुत हुई है ना। गवर्नमेंट वैल्यू, FBR वैल्यू से बढ़कर स्पेकुलेशन वैल्यू को कहां से कहां ले गया रियल मैंने कहा एस्टेट ना कि ये सेक्टर। सारी चीजें अगर आप ऑल टुगेदर सारी चीजों को अगर आप देखेंगे ना 5 साल का 6 साल का डेटा उठा के, तो 5-6 साल में सारी चीजें वो की गई है कि किसी भी तरह से उनको डाउन किया जाए। और उनका समझना है, जो ये समझते हैं जिनका काम नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर। मैंने कहा ना कि सेविनी उसने सजेस्ट किया या उन्होंने लगवाया, जिनका ये हमारे सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, तो राइट जगह पे राइट पर्सन नहीं मिफ्ता होगा। इस्माइल के दौर में सेविनी आया था, मिफ्ता इस्माइल ने सेविनी को इंट्रोड्यूस किया था। मिफ्ता इस्माइल तो आप लोगों के बहुत करीब हैं। आप लोगों ने मिफ्ता इस्माइल को परसू नहीं किया कि ये आप क्या करने जा रहे हैं? एक ऐसा प्लॉट जो खाली देखिए पड़ा है उस पर इनकम टैक्स लगा देना, इनकम जनरेट करना, सेविनी की शिक लगा देना, ये तो सरासर जाती है।
आज आपको 20 साल के बाद लगा कि हमने गलती की। अगर 20 साल पहले आईटी में होते तो हमारी भी एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर की होती, जो कि पड़ोसी मुल्कों की हो चुकी है। आज आपने ये कदम आप उठाया। आज समझते हैं ना कि सारे मिफ्ता इस्माइल कसूरवार है सेवरी टैक्स के, उनको नहीं लगाना चाहिए था, उन्होंने इस इंडस्ट्री को देखिए, तबाह करने में अहम मैं किरदार तो अदा किया। मैं बहुत सिंपल एक बात कहता नहीं, हूँ। देखिए, हम लोग आप ये बताएं कि आप देखिए इस वक्त आप चेयरमैन आबाद के हिस्से से ना, आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी वैल्यूएबल है। आप समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल का जो ये कदम था सेवरी का, ये गलत था, इससे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचा है, आप मानते हैं इस बात को? मेरा देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, हम बड़े पॉजिटिव लोग हैं। नहीं, हम आप समझते हैं कि उस वक्त जो भी उस ओहदे पे थे, जी उस वक्त जब ये 7 लगा, उनको उनको हम समझते हैं कि हमसे मुशावरत करनी चाहिए थी। नहीं, जिनका फील्ड आप नहीं ये है। बताएं, मानते हैं ना कि गलती हुई है मिफ्ता इस्माइल से, नहीं होना चाहिए था? देखिए, हम तो अगर हमारे सेक्टर की तो तबाही 7 ने मचाई, जो आपने भी यानी देखा, डीएचए सही की है, परेशान। सेवरी ने मचाई, इसका मतलब है कि मिफ्ता इस्माइल कसूरवार हैं। आखिर में मुझे ये जिन बताएं, लोगों के दौर में लगा, जिन लोगों सही के है, दौर में लगा, जाहिर आपको उनको भी पता है सोचना ना, हमारे साथ। आपको भी पता है ना कि मिफ्ता आज इस्माइल आज ने ही आपने एक लगाया। बात, वो दौर जो था वो आज बेशक आपने आप सही कह रहे हैं, वो पीडीएम का दौर था, लेकिन देखिए लगाया तो मिफ्ता इस्माइल है ना आसिफ समसम। आप इस बात को एक्सेप्ट देखिए, कर रहे हैं कि आप सेवरी ने आपके मेरी सेक्टर बात को सुने। नुकसान पहुंचाया? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई हुकूमत का कोई भी ओहदा हो, कोई भी ओहदेदार हो, मैं समझता हूँ हुकूमत जिम्मेदार। अच्छा सही है, हुकूमत जिम्मेदार है उस वक्त की। आखिर में मुझे ये बताएं, आबाद गवर्नमेंट को परसू करने के लिए कोई लेटर लिख रहा है, 1 तारीख को तमाम कराची की बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म से मिलेगी, मुतालिका मिनिस्ट्री से मिलेगी, एनर्जी टैरिफ पे बात होगी, दीगर मसाइल पे बात होगी। क्या आबाद उस मीटिंग के अंदर शामिल होने के लिए जस्तुजू कर रहा है? क्या देखिए, आबाद की जानिब से कोई लेटर लिखा गया है, कोई फोन किया गया है, कोई मैसेज गया है आप लोगों का या नहीं गया, या आप लोग खुद भी चाहते हैं कि आप लाइमलाइट में ना आए? नहीं, हम क्यों चाहेंगे कि हम लाइमलाइट में ना हो? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के इश्यूज को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, जी तो फिर ये आबाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? हमने रिक्वेस्ट की है वजीर आजम साहब से कि हमें एक्सक्लूसिव हमारी इंडस्ट्री के लिए वक्त चाहिए, 15 से 20 मिनट का वो हमें टाइम दे, जिसमें वो आपने हमारी ये बात रिक्वेस्ट सुने। ऑन फिर कॉल की है या आपने लेटर लिखा है? जी, हमने ऑन कॉल अभी रिक्वेस्ट की है, और लेटर इंशाल्लाह ताला आज या कल में चले जाएगा। तो आपने रिक्वेस्ट की कि 1 तारीख को 15 से 20 मिनट आप लोगों को खुसूसी तौर पे दिए नहीं, जाएं। पहली को ना दें, वो पहली से पहले दे दें, पहली के बाद दे दें, हमें इसमें कोई टाइमलाइन का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर को चलाना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है, तो इसको भी इसके साथ सौतेली माँ का सलूक जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और ये आप भी इस वजह मुल्क की फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है। किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर फोकस किया जाता है। आप दुनिया के बेशतर ममालिक उठा लें, उनकी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बहाली से चलती है। लेकिन अफसोस इस बात है कि हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस वक्त जबू वाले की जानिब गामजन है, लाइमलाइट में नहीं है, तरजीहात में नहीं है। इसमें कसूर बिल्डर्स का भी है, रियल एस्टेट सेक्टर का भी है कि उन लोगों ने जो प्लॉट हैं, जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, उनकी कीमतों में मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन बहुत की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वैल्यू और स्पेकुलेशन वैल्यू का गैप बहुत बढ़ गया। पे ब्लैक मनी का फ्लो जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज़्यादा देखा गया, जिसकी वजह से इस वक्त लाइमलाइट में नहीं है। लेकिन बहरहाल लाइमलाइट में होना चाहिए, स्ट्रेटजी एक बनानी चाहिए, एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि ये वैल्यू एडिड सेक्टर हमारे मुल्क की मईशत पर मुस्बत असर मुरतब कर सके। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।